आज सुनेंगे ब्रिटेन में बसी भारतीय प्रवासी लेखिका दिव्या माथुर की लिखी हुई कहानी जो सबके हित में हो। दिव्या माथुर जी 30-40 वर्ष से ब्रिटेन में हिंदी भाषा और साहित्य के प्रचार और प्रसार में समर्पित हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। बैठक में इजी चेयर पर अथलेटी अमृता कौर टीवी पर ईस्ट एंडर्स देख रही थी कि उसे फाटक खुलने की आवाज़ सुनाई दी। बारिश से भीग भीग कर फाटक इतना फैल चुका था कि खोलने अथवा बंद करने पर बुरी तरह चरमराता था। टीवी पर नज़र गड़ाए अमृता सोच रही थी कि कूड़ा उठाने वाले तो बुधवार के दिन आते हैं, आज तो वीरवार है। उसके जुड़वा बेटे लाली और पाली भी कल दोपहर तक ही लौटेंगे। आज सुबह सुबह वे एक दोस्त की एक स्टैग पार्टी के लिए पेरिस गए थे। शायद उसकी पड़ोसन डोरोथी हर रोज़ की तरह कुछ मांगने आई हो, पर वो बिना फ़ोन किए कभी नहीं आती। एकाएक उसके मन में संशय उठा और किसी बुरी आशंका से उसका दिल दहल उठा। खिड़की के बाहर झांका तो देखा कार ड्राइववे में नहीं थी। कहीं भी बाहर जाने से पहले लाली पाली अपनी दूसरी कार ड्राइववे में पार्क कर देते हैं ताकि लोगों को भ्रम रहे कि वे घर में ही हैं, किंतु आज सुबह जल्दी में वे शायद भूल गए। दुर्भाग्यवश अमृता का ध्यान भी इस ओर नहीं गया, नहीं तो वो स्वयं कार को सड़क से लाकर ड्राइववे में पार्क कर देती। स्थानीय ठल्ले सोच रहे होंगे कि घर में आज कोई नहीं है। हे ईश्वर, जो सबके हित में हो वही करना, सबकी रक्षा करना। अमृता के मुख से आदतन वही प्रार्थना फूट उठी जो उसके पापा जी दिन रात दोहराते थे। उन्हीं की तरह अमृता ने भी ईश्वर से स्वयं अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। रसोई में लगे अलार्म का स्विच ऑन करने के इरादे से अमृता झटपट उठ खड़ी हुई। द्वार के शीशों पर लगे झीने पर्दों में से उसे ड्राइववे पर 3 परछाइयाँ हिलती डुलती दिखाई दी। उसे लगा कि वे यहोवाज विटनेस वाले हो सकते हैं, जो इस वक्त घरों के चक्कर लगाते हैं। लोगों के दरवाज़ों पर घंटों खड़े खड़े वे अपने धर्म का प्रचार करते नहीं थकते। नो इंग्लिश। अमृता ने एक बार उन्हें टालने के लिए कह दिया था कि उसे अंग्रेजी समझ में नहीं आती थी। डू यू स्पीक पंजाबी? अमृता के न में सिर हिलाते ही उन्होंने गुजराती, बंगाली और पंजाबी आदि कई भाषाओं की किताबें उसके सामने कर दी थीं। कितना परिश्रम करते हैं ये लोग अपने धर्म के प्रचार के लिए। अमृता ने अपनी कुर्ती की जेब से मोबाइल फ़ोन निकालकर अपने हाथ में ले लिया ताकि ज़रूरत पड़ने पर 999 घुमाकर वो झटपट पुलिस को बुला सके। रसोई में जाकर अलार्म ऑन करने के बजाय अचानक उसने निर्णय लिया कि पहले उसे ऊपर अपने शयन कक्ष में पहुंचकर अंदर से कुंडा लगा लेना चाहिए, जैसा कि उसे लाली पाली अक्सर हिदायत देते रहते हैं। पुलिस को पहुंचने में 10-15 मिनट तो लग ही जाएंगे। इतनी देर में तो न जाने क्या हो जाए। इसी उधेड़ बुन में वो सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए गलियारे में पहुंची ही थी कि एक जोर की आवाज़ के साथ दरवाजे का शीशा चूर चूर होकर कारपेट पर आ गिरा और किसी ने अपना हाथ अंदर डालकर लैच हटा दी। इसके पहले कि वो संभलती, 2 मुसे मुसाए गुंडे अमृता के सामने खड़े थे। तीसरा गुंडा फाटक के बाहर एक खटारा वैन का दरवाज़ा खिसकाकर खोलने का प्रयत्न कर रहा था। अभी दोपहर भी नहीं हुई थी और उनके मुंह से बियर के भभके उठ रहे थे। छोटे वाले ने जड़वत खड़ी अमृता के हाथ से मोबाइल छीनकर अपनी जेब के ऐसे हवाले किया कि जैसे उसके बाप का माल हो। उसके बदन में से एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी जो शायद ड्रग्स की हो। गलियारे की दीवार से चिपकी हुई भयभीत अमृता सोच रही थी कि डोरोथी ने इन गुंडों को अवश्य देख लिया होगा और अब तक शायद पुलिस को फ़ोन भी कर दिया हो। इस वक्त तो घर के अग्र कक्ष में बैठी टीवी पर ईस्ट एंडर्स सीरीज़ का पुनः प्रसारण देखती है, किंतु उसकी एक आंख सड़क की गतिविधियों पर ही रहती है। अमृता सोच रही थी कि इस वक्त लाली पाली घर में होते तो अब तक खून खराबा हो चुका होता। हालांकि उसके पहलवान बेटे इन 2 गुंडों पर भारी ही पड़ते, किंतु इन्हें मार भगाने के बाद तो वो और भी असुरक्षित हो जाती। किसी भी गुंडे से टक्कर लेने का अर्थ था उस गुंडे के सरदार को चुनौती देना,
ये दोनों भी न जाने किस गुंडे के पालतू कुत्ते हों। पिछले ही हफ्ते की तो बात है कि लाली पाली ने रेड बुल नामक माफिया में विलय होने से साफ इनकार कर दिया था। आज का ये हमला शायद उनके सरदार टायरेक्स के इशारे पर ही किया गया हो। हे ईश्वर, जो सबके हित में हो वही करना, सबकी रक्षा करना। इस संकट की घड़ी में भी अमृता सभी के लिए ही प्रार्थना कर रही थी। उसके खाली दिमाग में साएं साएं चल रही थी। अलार्म ऑन होता तो कम से कम पुलिस को सूचना मिल जाती। अब पछताए होत क्या। गेट लॉस्ट बिच। कम उम्र वाले लड़के ने अमृता को घूरते हुए आज्ञा दी। उसके अपने ही घर से ये गुंडा उसे चले जाने का आदेश दे रहा था। अमृता अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई। पिटाई के भय के कारण उसके शरीर ने सिकुड़ना शुरू कर दिया था। कछुए की तरह उसकी ऊपरी परत यकायक सख्त हो चली थी। मन में वो अपनी अविशेषक प्रार्थना दोहराए चले जा रही थी। प्रभु, जो सबके हित में हो वही करना। हे ईश्वर, सबको सद्बुद्धि देना। What did you say, bitch? लड़के ने गुस्से में अमृता से पूछा। शट अप ग्रेग, शी इज प्रेइंग, बड़ी उम्र वाला आदमी बोला। टेल हर टू बी क्विक, अदरवाइज। हाथ से अपने गले को काटने का इशारा करते हुए ग्रेग जोर जोर से हंसने लगा। पिछले महीने की तो बात है, घर में चोरी के दौरान डोरोथी को गुंडों ने मार मार कर अधमरा कर दिया था, और जब पुलिस ने उसे उन गुंडों की शिनाख्त के लिए थाने में बुलाया तो उन्हें पहचानने से उसने साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि वो जानती थी कि मुंह खोलते ही वे उसके पति को जान से मार डालेंगे। पुलिस तो नहीं आएगी ना उन्हें बचाने। इस दंपति की गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने अपने घर का सामान चोरी हो जाने से पहले खुद ही बेच डाला था और पैसा बैंक में जमा कर दिया था। चोर उचक्कों को जब घर में कुछ नहीं मिला तो वे यकायक आक्रामक हो उठे थे। सिट डाउन मैडम, बड़ी उम्र वाला गुंडा अमृता से बड़े अदब से पेश आ रहा था। अमृता को लगा कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी, शायद वे उसे जिंदा छोड़ दें। तभी दरवाजे पर उसे तीसरा गुंडा दिखाई दिया, जो इन दोनों से कहीं अधिक खतरनाक दिखाई दे रहा था। मेथी के दानों जैसे उसके नन्हे नन्हे पीले दांत देखकर अमृता को अचानक याद आया कि इसी गुंडे की फोटो टीवी के एक मासिक कार्यक्रम वॉच डॉग में दिखाते हुए जनता को इस मोस्ट डेंजरस क्रिमिनल से सावधान रहने के लिए आगाह किया गया था। अमृता के गठियाए घुटनों ने जवाब दे दिया। दीवार से सटी सटी वो नीचे जमीन पर ढेर हो गई, बिना किसी दर्द के, वर्षों बाद। यू कॉल्ड हर मैडम? ए डैड, वॉन्ट टू फक हर, डू यू? बाईं आंख दबाते हुए ग्रेग ने, जो अमृता के घर का अमूल्य सामान तीसरे गुंडे को पकड़ा रहा था, रुककर अपने पिता से पूछा। शट अप ग्रेग। पिता ने गुर्रा के ग्रेग को चुप करा दिया, किंतु इस बार उसने अमृता पर एक अजीब सी दृष्टि डाली कि जैसे बेटे के सुझाव पर वो गौर कर रहा हो। अमृता को लगा कि घर के साथ साथ आज शायद उसकी इज्जत भी लूट ली जाएगी। 70-80 साल की बूढ़ी औरतों के साथ बलात्कार होना अब कोई नई बात नहीं रही थी, और वो तो अभी 60 की ही थी, किंतु एक आकर्षक और कसरती महिला। दूसरों के किस्से सुन सुनकर सोचा करती थी कि ऐसी स्थिति में वे ये कर सकते थे, वो कर सकते थे, किंतु अब जब अपने सिर पर पड़ी तो उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। ले देकर उसे बस लाली पाली याद आ रहे थे। काश कि वे इस वक्त घर पर होते। नहीं, अच्छा ही है कि वे घर पर नहीं हैं। यदि वे अपनी माँ के बारे में ग्रेग की गंदी गाली सुन लेते तो वे उन्हें जान से मार डालते और फिर उम्र कैद काटते। हे ईश्वर, जो सबके हित में हो वही करना, सबकी रक्षा करना। उसे खुद को सुरक्षा की आवश्यकता थी, पर वो सबके लिए दुआ मांग रही थी, जिनमें गुंडे भी शामिल थे, जो उसके घर का कीमती सामान वैन में कूड़े की तरह डाल रहे थे। किसी तरह अमृता बाहर निकल पाए तो जान बच जाए। शायद पड़ोसियों के सामने शायद वे उसकी मिट्टी पलीद न करें। क्या करेंगे वे उसके साथ? इस वक्त तो वे सामान की उठापटक में लगे थे। ईश्वर की कृपा से घर में काफ़ी सामान था, जो उसके लाली पाली जैसे 2 पहलवान बेटों के डर से अब तक बचा रहा था। नहीं तो ब्रैडफर्ड जैसे बदनाम शहर में कौन था जो चोरी डाके से बचा हो।
बलात्कार तो आम बात हो गई थी। बच्चों तक तो नहीं छोड़ते ये जालिम, और बुढ़ों के तो जैसे दुश्मन थे ये गुंडे। लूटने के बाद उन्हें मार मार कर उनका भुर्ता बना डालते कि वे बेकार में क्यों जिंदा थे। गिव मी द कीज टू योर सेफ मैडम। ग्रेग का पिता अमृता के सामने अपना हाथ बढ़ाए खड़ा था। अमृता ने अपनी जगह से उठने जैसा कोई प्रयत्न नहीं किया। उसे कोई भी तो युक्ति सुझाई नहीं दे रही थी। एक गुंडा होता तो वो आसानी से निपट लेती। लाली पाली ने उसे कई हथकंडे सिखा रखे थे। उसने बंदूक चलाने की ट्रेनिंग भी ले रखी थी, किंतु रिवॉल्वर तो सोफे में छिपी है। तभी ग्रेग के पिता ने अमृता के दोनों हाथ खींचते हुए उसे एक झटके में खड़ा कर दिया। पुलिस का साफ निर्देश था कि ऐसी स्थिति में जनता को धन संपत्ति स्वयं गुंडों के हवाले कर देनी चाहिए। जान है तो जहान है। किंतु अमृता ने सोचा कि इस गुंडे को शयन कक्ष में ले जाने में खतरा था, जहां चाबी रखी थी। कीज आर विद माई सन्स। अमृता ने झूठ बोलने की नाकाम कोशिश की। एकाएक पिता के आगे आकर ग्रेग ने अमृता का बायां हाथ बड़ी बेदर्दी से मरोड़ दिया। एक कटाक की आवाज़ के साथ उसका हाथ टूट गया। दर्द के मारे वो जोर जोर से चिल्लाने चीखने लगी, ताकि डोरोथी, जो गुंडों को किसी कारणवश अब तक न देख पाई हो, उसकी चीखें सुन ले और उसके बेटों को फ़ोन कर दे, जो पहुंच तो नहीं पाएंगे, किंतु ब्रैंकफर्ट में उनके भी दोस्त थे जो उसे बचाने भागे भागे आ जाएंगे। मैडम, आई विल ब्रेक योर लेग नेक्स्ट, ग्रेग बड़े प्यार से बोला। अमृता जानती थी कि वो ऐसा करने में हिचकेगा नहीं, पर वो भी एक सिखनी थी। उसने तय कर लिया कि चाहे जो भी हो, वो इन्हें चाबी नहीं देगी। धन गहनों के अलावा लाली पाली के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स भी तो थे उससे चोरी में, कहीं उसके बेटे मुश्किल में न पड़ जाएं। ब्रेक हर लेग डैड, सीढ़ियों पर खड़े ग्रेग ने खीसे निपोड़ते हुए पिता को सलाह दी। दांतों को जोर से भींचे अमृता ने अपनी हिम्मत और ताकत इकट्ठी करनी शुरू कर दी। लेट अस फक हर फर्स्ट। दरवाजे पर खड़े तीसरे गुंडे की लार टपक रही थी। गेट आउट एंड स्टे इन द वैन, पीट। पिता के ताड़ने पर पीट बुड़बुड़ाता हुआ वैन में जा बैठा। सो मैडम, व्हाट वुड यू प्रिफर, गेट योर लेग ब्रोकन और? ग्रेग ने अमृता की ओर बढ़ते हुए पूछा। डैम यू रास्कल्स, डेस्पिकेबल ह्यूमन बींग्स, यू कैन ब्रेक एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी बट। अमृता ने अपनी अभी बात पूरी भी नहीं की थी कि ग्रेग ने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। अमृता का मुंह खून से भर गया। एक दांत टूटकर उसके हलक में अटक गया और वो बुरी तरह से खांसने लगी और फिर बेहोश हो जाने का नाटक रचते हुए कालीन पर गिर पड़ी। शी इज़ ए टफ कुकी डैड, अमृता की हिम्मत की दाद देता हुआ ग्रेग बोला। यू आर राइट ग्रेग, शी वोंट स्पीक, गो चेक हर बेडरूम, आई विल लुक इन द किचन। कहते हुए वे दोनों वहाँ से चल दिए। अमृता को विश्वास था कि घर छोड़ने से पहले वे उसे अवश्य मार डालेंगे। लाली पाली की माँ को जिंदा छोड़ देना उनके लिए एक बड़ा खतरा सिद्ध हो सकता था। अपने दाएं हाथ के सहारे घिसटते हुए अमृता किसी तरह सोफे तक पहुंच गई, जिसकी गुप्त दराज में लाली की रिवॉल्वर रखी थी। रसोई और शयन कक्ष से आती हुई धरापटक की आवाज़ें बाप बेटे की निराशा का प्रतीक थीं। कैश के अलावा उन्हें चाहिए थे लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स और टैबलेट्स इत्यादि, जो लाली पाली हमेशा अपने साथ लेकर जाते थे। भगवान जो करता है अच्छा करता है। रिवॉल्वर को अपने दाएं हाथ में साधते हुए अमृता सोच रही थी कि यदि ग्रेग उसका दायां हाथ तोड़ देता तो बाएं हाथ से वो रिवॉल्वर न संभाल पाती। दोनों का न सही, पर एक का खात्मा तो वो कर ही सकती थी, पर किसका? एक के घायल होते ही दूसरा उस पर काबू पाने की कोशिश करेगा। लंबे चौड़े और बदमाश बेटे को संभालना उसके लिए शायद असंभव हो। अपने लंबे अपराध काल में ये कमबख्त न जाने किस किस को कितना दुख दे। जरा भी दया नहीं थी उसमें, किंतु पिता को आसानी से पछाड़ा जा सकता था, क्योंकि वो बूढ़ा और कमज़ोर था। ग्रेग का पिता लौटा तो अमृता रिवॉल्वर ताने तैयार बैठी थी। चूक की कोई गुंजाइश नहीं थी। लुक लेडी, देयर इज़ नो नीड फॉर, कहते हुए पिता ने अपने हाथ समर्पण के लिए ऊपर उठा दिए, किंतु चौकन्ना होता हुआ वो अब भी अमृता की ओर कदम बढ़ा रहा था। तभी ग्रेग सीढ़ियों पर प्रकट हुआ।
Stay where you are. One more step and I will shoot. You fucking bitch, you can't shoot. Give me the revolver. चुनौती देता हुआ ग्रेग अपना हाथ पसारे अमृता की ओर बढ़ा। यू स्टे आउट ऑफ इट ग्रेग, पिता ने अमृता का निश्चय भांप लिया था। नो ग्रेग, शी मीन्स इट। किंतु ग्रेग ने पिता की बात नहीं मानी। सबकी रक्षा करना भगवान, जो सबके हित में हो, कहते हुए अमृता ने गोली दाग दी। ग्रेग धम से कालीन पर गिर पड़ा। उसकी छाती से फूटता खून का फव्वारा पिता को भिगो गया। अमृता पर भी कुछ छींटे आ गिरे। डैड, द बिच शॉट मी। अचंभित ग्रेग की आंखें अमृता को देखती हुई पिता पर जा टिकी। कीप ब्रीदिंग सन। स्तंभित सा पिता ग्रेग को झिझोड़ रहा था। अमृता ने सोचा था कि क्रोध में भरकर पिता उसका गला दबा देगा, किंतु लगता था कि उसकी सारी शक्ति ग्रेग में समाहित थी। इस वक्त उसे इस बात की भी चिंता नहीं थी कि अमृता कहीं उस पर भी गोली न चला दे। ओ माय गॉड, ओपन योर आइज सन। निचड़ा हुआ और पिचका हुआ पिता बेटे को सीने से लगाए विलाप कर रहा था। ग्रेग की सांस उखड़ रही थी। बौखलाया हुआ पिता उसे गोद में उठाए बाहर की ओर भागा। गोली की आवाज़ सुनकर भागने की तैयारी में पीट भी वैन का इंजन चालू कर चुका था। बाप बेटे को खून में लिथड़ा देख पीट ने एक्सीलेटर पर अपना पांव जोर से दबाया और बिना उन्हें लिए भाग लिया। इस खून खराबे में फंसकर पकड़ा जाता तो उसे लंबी सजा हो जाती। इस वक्त उसके लिए वैन में भरा कीमती सामान ही काफ़ी था। भौचक से खड़े पिता को इसकी कतई उम्मीद न थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। जवान बेटे को कंधे पर लादे 3 मील भागते हुए अस्पताल पहुंचना असंभव था। उसने आशा त्याग दी थी। ग्रेग को जमीन पर लिटाकर वो अपना माथा पीटने लगा। अड़ोसी पड़ोसी घरों से बाहर निकल आए थे। डोंट वरी अमरीटा, आई हैव इन्फॉर्म्ड द पुलिस, दे विल बी हियर एनी मोमेंट। डोरोथी ने चिल्लाकर कहा। ओ रब्बा, ए मैं की किता। एकाएक अमृता को अपने किए पर पछतावा हुआ। वो उसे घायल कर सकती थी। उसे किसी के बेटे के प्राण लेने की क्या जरूरत थी। वो जो सदा पूरे विश्व के कल्याण की प्रार्थना करती आई थी, आज उसी ने किसी की जान ले ली। इन गुंडों को और उनमें क्या फर्क रह गया। हिंसा का जवाब हिंसा से दिया जाएगा तो एक दिन पूरी दुनिया ही लूली लंगड़ी हो जाएगी। पुलिस का अब तक कहीं अता पता नहीं था। कब आएंगे, कब एम्बुलेंस बुलाएंगे, कहीं देर ना हो जाए। अपने और ग्रेग के खून में चिपचिपाती हुई अमृता तेजी से चाबी लिए अपने कार की ओर दौड़ पड़ी और कार को ड्राइव वे में खड़ी करके बोली, हियर टेक योर सन टू हॉस्पिटल। पर वो बावला सा बेटे के पास बैठा रहा। उसमें खड़ा होने की भी शक्ति नहीं बची थी। हरी अप, ही माइट बी सेव्ड। अपनी कार का पिछला दरवाज़ा खोलते हुए अमृता ने कहा, ताकि वो ग्रेग को सीट पर लेटा सके। थैंक यू मैडम। इस बार उसकी मैडम का तात्पर्य मैडम ही था, कुछ और नहीं। डोरोथी और अन्य पड़ोसी खिड़कियों में से अधछिपे ये अजूबा देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अमृता उन गुंडों की सहायता क्यों कर रही थी। ड्राइविंग सीट पर बैठकर ग्रेग के पिता ने इंजन ऑन किया और तेजी से सड़क पर कुछ दूर निकल गया। फिर एकाएक पलटा और एक झन्नाटे के साथ अमृता की ड्राइव वे पर वापस लौट आया। व्हाट नाउ? अपने टूटे हुए हाथ को दाएं हाथ से थामे और कराहते हुए अमृता ने पूछा। खिड़की के शीशे को नीचे करते हुए झिझकते हुए वो बोला, यू ऑल्सो नीड ए डॉक्टर, प्लीज़ गेट इन द कार। वो झेपते हुए बोला, हे ईश्वर, जो सबके हित में हो वही करना, सबकी रक्षा करना। अपनी रटी रटाई प्रार्थना दोहराते हुए अमृता बिना कुछ सोचे समझे आगे की सीट पर आ बैठी और कार फर्राटे से सड़क पर दौड़ने लगी। वाई डू यू कीप प्रेइंग? डज इट हेल्प? पिता को अपने प्रश्न का उत्तर अमृता की खामोशी में मिल गया था। अभी आप सुन रहे थे दिव्या माथुर जी की लिखी हुई कहानी जो सबके हित में हो। ईश्वर के प्रति आस्थावान एक महिला की कहानी। आशा है आपको भी पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।